हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। देखिए, आज जो हमने मॉडल सेट में चैप्टर उठाया है वो थर्मोडायनेमिक्स है। इस चैप्टर को उठाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी। इस चैप्टर को उठाने का मकसद है कि इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स को अंडर 9 10th में पता नहीं होता है। 11th में जब ये अचानक मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर्स को थ्योरी के रूप में बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, जहां से आपके सवाल आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा। पहले आप थ्योरी समझिए। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक, ये थर्मो क्या होता है? हीट, और ये है मोशन। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। हीट का मोशन मतलब हीट फ्लो कब करता है, वही चीज आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले आप थ्योरी समझिए, तब आप ये ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये नया नया चैप्टर्स मिलता है, फिर दिक्कत हो जाता है। जो हीट का फ्लो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। मान लीजिए कि एक यहाँ लोहा है और एक यहाँ लोहा है। ये 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और ये 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। अगर इन दोनों लोहा को एक साथ सटा दिया जाए, ये इसको लाके इसके ऊपर रख दिया जाए, तो ये जो टेम्परेचर जिससे ज्यादा है उससे हीट फ्लो होने लगेगा इसमें। ठीक है, आप सब्जी वगैरह बनाते हैं कढ़ाई वगैरह में तो जानते हैं ना, कढ़ाई तो गर्म रहता है, उसमें अगर जो कड़ची छोड़नी वो रहता है, अगर उसमें आप छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। आइए, तो ये हीट फ्लो होने लगेगा। भैया हीट फ्लो होगा तो कब तक फ्लो होगा? तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो बराबर ना हो जाए। आइए, मैं छोटा सा एक इंट्रो दिया। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है थर्मोडायनेमिक्स में, वो इसका है लॉ। क्या होता है? लॉ। भैया फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है और 0th लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कि एनर्जी कंजर्व रहता है। जब भी आपसे पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस लॉ में डिफाइन है, फर्स्ट लॉ में डिफाइन है एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन जब फर्स्ट लॉ में डिफाइन है तो ये कहता है कि चेंज इन हीट और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वर्क डन जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर आप किसी वस्तु में किसी को हीट देते हैं तो वो वर्क डन तो करेगा ही। अगर आप इसे अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप उसे हीट देंगे तो वो कुछ वर्क डन तो करेगा, लेकिन बाद में वह अपने अंदर इंटरनल एनर्जी भी रख लेगा। इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि वर्क डन करने के बाद वह अपने अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी रख लिया है, अवेलेबल एनर्जी। समझ रहे हैं? यही चीज ये बोलता है डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। आप जब सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऐसे जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें सेकेंड लॉ जो होता है ना, इंट्रोपी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? इंट्रोपी के बारे में। बट यहाँ आपको इंट्रोपी को नहीं जानना है। सेकेंड लॉ कहता है, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। सेकेंड लॉ कहता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है, अभी जो हमने आपको बताया था हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर होता है
वो इसी नियम के अनुसार होता है, इसी लॉ के अनुसार। इसी से हम कहते हैं कि अगर हायर बॉडी से लोअर बॉडी में टेम्परेचर हीट का फ्लो कराना है तो वो अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर लोअर बॉडी से अपर बॉडी में ले जाना है तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड लॉ कुछ नहीं कहता। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर दिया जाए तो किसी भी बॉडी का जो एंट्रोपी है वो जीरो हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यही दो है। जीरोथ लॉ इंपॉर्टेंट है, ये आपके पिछला बार एग्जाम्स में आया था तो मे भी ना है। जीरोथ लॉ जो है वो सबसे पहले टेम्परेचर पर डिपेंड है। आपसे अगर पूछेगा कि जीरोथ लॉ किसका मेजरमेंट करता है तो टेम्परेचर का। भैया टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है तो किस तरह करता है? ये कहता है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। कहता है कि अगर कोई एक बॉडी जो है वो दो अलग अलग बॉडी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी जो है अगर इसके साथ भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और इसके साथ भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये कहता है कि ये दोनों भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। समझिएगा कैसे कि मान लीजिए एक लड़का ए है, इसका हाइट बी के बराबर है, और एक लड़का और है सी जिसका हाइट ए के बराबर है। ए का हाइट बी के भी बराबर है और ए का हाइट सी के भी बराबर है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बी और सी का भी हाइट बराबर होगा? तो वही जीरोथ लॉ कहता है। तो यहाँ से सबसे पहला सवाल, यहाँ से कितना सवाल हम बताएं। फर्स्ट लॉ जो कहता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है। कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है कि हम हीट दिए तो वर्क तो रहा, जो वर्क होना था वर्क हो गया, उसके बाद इंटरनल एनर्जी भी हमारा रह गया। दूसरा सवाल इसी में बताएगा कि इंटरनल एनर्जी को किस लॉ में डिफाइन किया गया है? फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट लॉ में ही डिफाइन किया गया है। यहां तक आप छोटी मोटी बातों को समझे। अब आइए, अब जैसे ये वाला होता है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। अब जैसे अब बहुत सारा प्रोसेस होता है, क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर, जिसको बोलते हैं हम आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोबारिक में क्या होता है? आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और आइसोबारिक में क्या होता है? हीट कांस्टेंट। तो आप समझिएगा, इसी इक्वेशन पे बेस्ड करके देगा। देखिए जो डी यू होता है इसका फॉर्मूला होता है एम सी वी डेल टी। अगर आपसे पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, जैसे हमने पहला सवाल बताया डाला, अब देखिए सवाल, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड किया है? डीटी पे, डीटी पे। और टेम्परेचर किससे डिपेंड है? इस पे। तो अगर आपसे पूछेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर आपसे इंटरनल एनर्जी पूछेगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी, सवाल के फर्क को समझिएगा, तब कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी आपका कांस्टेंट होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो जीरो हो जाता है। इसमें आइए, अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपको पता है वर्क डन होता है पीडीवी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जिस तरह यू कांस्टेंट था तो डी यू जीरो हो गया,
तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डी भी जीरो हो गया तो क्या वर्क डन जीरो नहीं होगा, होगा ना। तो आपको ऐसे ही समझना है। आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर कांस्टेंट आप पढ़ते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ना देके ऐसे ही दे देता है। एडियाबैटिक पे हीट कांस्टेंट होता है, तो हीट अगर कांस्टेंट हो गया, अब इसको हटाते हैं, हीट अगर कांस्टेंट हो गया तो डेल क्यू जीरो हो जाएगा, माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। यहाँ तक बात क्लियर। तो आपसे पूछता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, तो बराबर होता है वर्क डन के। लेकिन कैसा वर्क डन, कैसा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। जब आइसोथर्मल में आप आएंगे तो आइसोथर्मल में अगर आपका डी यू जीरो हो गया तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। एकदम पूरा भी पहले थ्योरी चल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कराते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ऑफलाइन क्लास में ऐसा हम देखते हैं, क्योंकि ये नया नया चैप्टर्स होता है तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब आइए, एक सवाल पिछला बार आया था कि ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, इसको मिटा दें आप। अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि अगर एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है, ये यहाँ गया और फिर से ये रिटर्न आ गया, तो दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो आपका वर्क डन क्या होता है, तो समझिएगा। आप तो ये पढ़े हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। साइक्लिक के केस में आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका जीरो हो जाता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी यू डी डब्ल्यू। तो आपसे पिछला बार पूछा था कि जो इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर आपसे पूछेगा साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो जीरो। आपसे पूछा था कि साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, तो चेंज इन हीट के बराबर होता है। क्लियर, ये सारा ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है। अब आइए इधर हम आगे चलते हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव्स की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, आपको बता दें टेम्परेचर का होता है, क्यों, क्योंकि एम सी वी डी टी होता है। ये एम तो मास है, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डी टी टेम्परेचर चेंज है। क्लियर। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखो भाई आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिससे हीट ना बाहर जाए ना अंदर आए। जैसे आप थर्मस पढ़ते हैं, थर्मस, या तो फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो आपसे देखिए थर्मस से हीट ना बाहर जाता है ना अंदर आता है, इसका मतलब टेम्परेचर तो यहाँ कांस्टेंट हो गया। अंदर वाला का टेम्परेचर, जो अगर चाय रखे हुए तो चाय तो गर्म ही रहेगा। तो अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या सेम नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका घट ही नहीं रहा है। समझ रहे हो। इन ए साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बताइए, बता दिए थे अभी, जीरो। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, यही से सबसे ज्यादा सवाल बनेगा आपका, इसीलिए हम इस सवाल को सब ले लिए, और भी आगे आपको सवाल कराएंगे। इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डी यू जीरो होता है, लेकिन ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। आपसे पूछा है सिंपल इंटरनल एनर्जी, तो अगर डी यू ये जीरो है तो आपका यू क्या रहा होगा, कांस्टेंट।
आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस में पूछा है कौन सा रिलेशन होता है। एडियाबैटिक में आप जानते होंगे कि पी वी पर पावर गामा इज कांस्टेंट, जहां जो ये गामा है वो एडियाबैटिक इंडेक्स है। एडियाबैटिक इंडेक्स समझ रहे हैं। ये पीवी पर पावर एन क्या है, ये पॉलीट्रॉपिक का है। पॉलीट्रॉपिक इतना आपको नहीं पढ़ना था, बट हम आपको ये एक्स्ट्रा बता दिए। आपसे एडियाबैटिक प्रोसेस का पूछेगा तब पीवी पर पावर गामा करेंगे, जहां पर गामा जो है वो एडियाबैटिक इंडेक्स है हमारा। इसमें हम बहुत सारा सवाल आपको बता दिए। आइए 2-4 सवाल और करते हैं। आइए इन 4-5 सवालों को और करते हैं। कहता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, अभी बताया था ना पिछली थ्योरी कि जीरोथ लॉ जो है वो किससे से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से। अगर आपसे पूछेगा कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट उल्टा करना है। अगर जीरोथ लॉ बोलेगा तो टेम्परेचर, टेम्परेचर बोलेगा तो जीरोथ लॉ। कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, हमने आपको थ्योरी में बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डील्स करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ है, इधर। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सीपी और सीबी है। सीपी और सीबी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो सीपी और सीबी में क्या रिलेशन है, तो जो सीपी का मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है। A specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume। इसमें अगर रिलेशन कभी आपसे पूछेगा तो Cp माइनस Cv बराबर R। क्या होता है, R। ये क्या है, R गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट कभी कभार ये नहीं रहेगा तो R/J भी रहेगा, तो वो भी सही है। ठीक है, एक चीज आप यहां से समझिए। और एक होता है इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक होता है Cp/Cv, ये होता है गामा, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स। एयर के लिए इसका मान क्या कितना होता है, 1.41। इसको याद रखिएगा, मैं भी आपसे पूछ लूं, एयर के लिए 1.41 होता है। इस तरह का रिलेशन होता है इसमें, सीपी का मान हमेशा बड़ा, सीबी का छोटा। आगे आपसे पूछता है कि एक सवाल से देखिए आपको हम कितना सवाल बता दिए, इसलिए हम ज्यादा सवाल बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, ज्यादा सवाल हम आपको बता के लिख के बताते हैं। ठीक है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में अब जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर हीट कांस्टेंट है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर यही होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सर अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो क्या वर्क डन होगा, नहीं होगा। अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा। आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी भी एक चीज होता है, तो ये जो वर्क डन होगा उस इंटरनल एनर्जी के कारण होगा। समझ रहे हो, तो आपसे जो है वो देखा गया है ये वाला। ठीक है, अगर हमको कुछ वैसा सवाल मिलता है, हमको नहीं आज आपको 10 सवाल कराएं, 10 सवाल नहीं 10 तो ऑब्जेक्टिव करवाएं, इस 10 सवाल में आपको हम करीब 20 सवाल एक्स्ट्रा करवा दिए हैं। तो आप इस वीडियोस को अच्छे से देखिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। यहाँ से बाहर आपका सवाल जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।